जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। तो साथ ही जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो है से क्लास 12th का सीरीज़ चल रहा था। क्या जी, क्लास 12th का क्रैश कोर्स के तौर पर चल रहा था, जो कि सितंबर से शुरू हुआ है। कब से मेरे बच्चों? तो सितंबर से शुरू हुआ है और ये आपका जनवरी के मतलब कि फर्स्ट वीक में समाप्त कर दिया जाएगा। इतना में आपको पूरा तरीका से सिलेबस को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। थ्योरी भी होगा और साथ में साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। तो इसको भी अटेंड करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को जरूर शेयर कीजिए। जो ही पुरुष है वो महिला मित्र के साथ करें, जो महिला मित्र है वो पुरुष मित्र के साथ करें, जो भाभी हैं वो भैया के साथ करें, है ना। अपने अपने जो भी सगे संबंधी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि क्या हो, उनका भी फायदा हो। और देखिए बच्चे, यहाँ पे बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। क्या चीज़ मेरे साथी? तो बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है, किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और पूरी तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर चैप्टर की ओर चलते हैं ना। और यही से आपका कितना, तो 450 प्लस की यकीन दिलाता हूँ कि यही जो पढ़ा रहा है उसी से आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बाबू आपका समकालीन विश्व में राजनीतिक जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है? दो ध्रुवीय का अंत। यहाँ पे चैप्टर पढ़ने जाइएगा, ठीक है, दो ध्रुवीय का अंत। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर नहीं देखें तो उसको भी जाकर के जरूर देखिएगा, कारण कि वो भी वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शीत युद्ध के दौर से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, है ना। तो चलिए फिर दो ध्रुवीय का अंत। सबसे पहले समझे बाबू कि दो ध्रुवीय का अंत किसको कहते हैं। उससे पहले आपके लिए कुछ चंद लाइनें, है ना, जो आपको मोटिवेट करेगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए, है ना। लोग तो आज ज़िंदगी चौराहे पे भी काट लेते हैं, लेकिन आपको उस तरीका से काटना नहीं है, एक मिसाल की तरह काम करना। और मिसाल कब होगा? जब आप टॉप लिस्ट में शामिल होंगे तब। उसके लिए क्या चाहिए? तो प्रदीप सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है और मज़े से एंजॉय करते हुए, और आपको बोरिंग तो आने नहीं देते मेरे साथी, है ना, इतना एंजॉय से पढ़ाते हैं। तो चलिए इसमें जो है से दो ध्रुवीय का अंत के बारे में देखेंगे कि आखिर दो ध्रुवीय का कई मास्टर, ये दो ध्रुवीय का अंत कौन होता है। तो जैसे कि आपको शीत युद्ध पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक तरफ कौन था मेरे साथी? तो एक तरफ अमेरिका था, है ना, एक तरफ अमेरिका था और दूसरे तरफ सोवियत संघ था, USSR। क्या चीज था? तो USSR, जिसको सोवियत संघ कहते थे। तो एक गुट में कौन था? एक गुट में USSR था और एक गुट में अमेरिका था, है ना। तो इन्हीं दोनों को आपस में जो है से शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध चलने के क्रम में जब अमेरिका एक अस्तित्व में आता है और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसी को कहा गया कि दो ध्रुवीय का अंत। कौन? अमेरिका और सोवियत संघ का जो आपसी शीत युद्ध हो रहा था उसका अंत हो गया और अमेरिका यहीं से कोची हो गया, एक दल के प्रभुत्व में सामने आया, वर्चस्व में आया। कौन? अमेरिका, है ना, अमेरिका। और समाप्त कौन हो गया? तो USSR समाप्त हो गया और उसमें सबसे बड़ा देश जो निकल कर आया उसमें कौन था? तो रूस था। कौन? तो रूस। यही इसका मेन सार था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग इस अध्याय में कवर क्या चीज करेंगे मेरे साथी? तो देखिए इस अध्याय में जो हम लोग कवर करेंगे, देखिए इस अध्याय में समकालीन विश्व में कुछ हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को अध्ययन करेंगे, जैसे सोवियत संघ का विघटन। इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, है ना। जैसे आपको किसी मकान को बनाने से पहले किसी को जानकारी लें, उसके बारे में बैकग्राउंड तो जानना जरूरी है ना, कि हम क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो वही हो गया सोवियत संघ के विघटन। अब तो आपको सब पता होगा ना कि सोवियत संघ किसको कहते हैं, कि पीछे वीडियो जा करके देखना होगा, है ना। एक ध्रुवीय विश्व, एक ध्रुवीय विश्व कौन था? एक ध्रुवीय विश्व के रूप में आया था अमेरिका, आया सामने, देखिएगा आगे, ठीक है, अमेरिका सामने आ गया था, ठीक है। उसके बाद है मध्य एशियाई संकट, अफगानिस्तान, ठीक है, खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीतिक और लोकतांत्रिकरण, CIS के बारे में पढ़ेंगे, इस सब के बारे में, बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। समकालीन विश्व में कुछ, समकालीन विश्व में समकालीन विश्व में बदलावों की शुरुआत।
आखिर समकालीन विश्व में बदलाव की शुरुआत का सिलसिला कैसे जारी हो गया। तो देखिए मेरे साथी, आपको पता होगा कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था से कब तक हुआ था, तो 1914 से क्या चीज तक हुआ था, 1918 तक हुआ था। ये तो आपको पता है ना साथी, तो इतना हुआ था। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 45 के बीच हुआ था, है ना। इसके बाद क्या हुआ था, तो इसके बाद जो है से शीत युद्ध शुरू हो गया था। क्या जी, तो शीत युद्ध शुरू हो गया था, है ना। तो शीत युद्ध कब से चला था, तो 1945 से ना मेरे साथी, 1945 के बाद जो है शीत युद्ध का दौर हो गया था। और 1991 में क्या हो गया था मेरे साथी, तो 1991 में जो है शीत युद्ध समाप्त हो गया था, है ना। देखिए, और शीत युद्ध 45 से 91 में, क्योंकि 91 जो है से अमेरिका एक वर्चस्व में आया और सोवियत संघ, कौन मेरे साथी, तो सोवियत संघ जो है से विघटन हो गया था, है ना, 1991 के दिसंबर में, याद रखना है ना। आगे देखिए पढ़ाते हैं। आखिर अब कहिएगा कि मास्टर इस शीत युद्ध के बारे में हल्का कुछ और बताओ ना जी, भुला गलिए काहे लहो, तो गिलियल गर्लफ्रेंड के साथ घूमे जी बात, तो भूलेबा ना बाबू, इसलिए ध्यान से पढ़ते तो ऐसे थोड़ा होता। अगर आप बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से तो ऐसा कीजिए ना कि उसको भी कहिए कि मैडम ये हाय हेलो पुआ पकवान खैला कि ना खैला, कहे से अच्छा बा कब जी, कि कहिया ना कि शीत युद्ध के बारे में पूछ लेता, तो कहता ई बार बार पूछता है, आप दूसरा का पटा लेते हैं, और दूसरा का पटा लेगी, अब आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के। आप लड़कियों के लिए भी कह रहे हैं, आप भी यही करिएगा, तो लड़का दूसरा पटा लेगा, आप जो है से पढ़ते रह जाइएगा, ठीक है। देखिए, शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि इनमें केवल युद्ध की संभावना बनती रही। अरे भैया, शीत युद्ध कोई हो रहा था हो, बस एने से टिकट ई देख रहा था अमेरिका, और एने से जो था से यूएसएसआर देख रहा था, ठीक है, आपस में देख रहा था। लेकिन इसको लग रहा था कि अमेरिका मार देगा इसको पर, और ये जो है से सोवियत संघ को लग रहा था कि लग रहा था कि अमेरिका पर मार देगा। यही दोनों के घटना चल रहा था। लेकिन दोनों अगर बहादुरी से लड़ेगा, दोनों ताकतवर रहेगा, तो लगता है जी दो विधायक में आपस में नहीं लड़ते हैं। लेकिन अगर आप गलती करिए ना विधायक के सामने, चटाक सुन एकदम दे देगा, तुरंत ई कानून तो कानून पास करवा देगा। वही वाला बात है कि अमेरिका भी उस समय शक्तिशाली था और सोवियत संघ भी शक्तिशाली था। इस संघर्ष में एवं तनाव की स्थिति रही, क्या जी, तनाव की स्थिति रही। युद्ध का भय रहता है, युद्ध का भय रहता है, हमले की आशंका रहती है, परंतु वास्तव में रक्तरंजी युद्ध नहीं होता, यानी कि मारकाट वाला युद्ध नहीं होता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद सोवियत संघ के विघटन एवं अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई, है ना। कुल मिलाकर के आपको पता होगा कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था मेरे साथी, जिसमें युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध होने की संभावना बरकरार थी, लग रहा था कि तीसरा वर्ल्ड वार होगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, और आपस में जो है समझौता कर लिया जाता है। और उसके बाद सोवियत संघ को जो है 1991 में विघटन हो जाता है, और 1991 में विघटन होने के बाद जो है अमेरिका वर्चस्व में सामने आ जाता है। बस इतना ही तो जानना था आपको मेरे साथी। अब चलते हैं मेन मुद्दा के बारे में। ये तो टेलर था प्यारे साथी, जो आप पिछले वीडियो में नहीं देखे होंगे, तो उसके बारे में बता रहे थे, उसको जाकर के देखिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से मेन चैप्टर आपको स्टार्ट होता है। तो दो ध्रुवीय विश्व, अब दो ध्रुवीय विश्व कौन है उसके बारे में देखते हैं। तो विश्व स्तर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, है ना। जब अमेरिका और सोवियत संघ जो है से शीत युद्ध के समय जो है से नहीं, पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक गुट में थे, और ये थे मित्र गुट में। कौन, तो मित्र राष्ट्र में थे। लेकिन मित्र राष्ट्र में रहते भर में इन्होंने क्या किया कि जब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, कब, तो 1945 में जापान पर जब अमेरिका ने जो बम गिरा दिया, उसके बाद तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था मेरे साथी। तो ये जो है मेरे साथी अमेरिका और सोवियत संघ को लगता था ना कि हम शक्तिशाली हैं, इसको लगता था हम शक्तिशाली हैं, और अमेरिका तो और ज़्यादा कूदता था। वो काहे कूदता था कि हम जो है शीत युद्ध का द्वितीय वर्ल्ड वार को ख़त्म कर दिए, है ना, इसके लिए। तो यही सब महाशक्तियों का हो रहा था, जिस, है ना। उसके बाद है कि यही से दो ध्रुवीय की शुरुआत हुई, दुनिया दो गुटों में बट गई। यहीं से सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होता है तो अमेरिका सोचता है कि हम शक्तिशाली बन जाएंगे, और ये जो था सोवियत संघ सोचता था कि हम शक्तिशाली बनते। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों आपस में मतभेद था। बंटवारा यूरोपीय महाद्वीप से शुरू हुआ, और बंटवारा जो है से यूरोपीय महाद्वीप से शुरू कर दिया। कहाँ से, बर्लिन की दीवार से। और बर्लिन की दीवार कहाँ बना गया था, तो जर्मनी में जो बनाया गया, ठीक है भाई, जर्मनी।
जर्मनी में जो है से बर्लिन की दीवार को खड़ा कर दिया गया। और कब खड़ा किया गया? 1961 में जो है से बर्लिन की दीवार को खड़ा कर दिया गया। ठीक है, और दुनिया जो है से दो खेमों में बट गया। कौन कौन? तो एक जो है से पूर्वी खेमा और एक जो है से पश्चिमी खेमा। ठीक है, पूर्वी खेमा जो है से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पूर्वी खेमा का जो नेतृत्व कर रहा था बाबू वह सोवियत संघ कर रहा था। कौन? तो सोवियत संघ। और पश्चिमी खेमा का अमेरिका कर रहा था। कौन? अमेरिका कर रहा था। ठीक है, अमेरिका कर रहा था। पूर्वी खेमा इसलिए कहते हैं कि ये जो था से बाबू ये जर्मनी था। क्या चीज? तो ये जर्मनी था। यहाँ पे जैसे बर्लिन की दीवार खड़ा कर दी गई थी। बर्लिन की दीवार जैसे खड़ा की कब? 1961 में। 1961 में खड़ा हुआ। ये लड़ाई जो था से 48 से चल रहा था। तो इन्हें वाला जो दुनिया था ना उसको पूर्वी खेमा बोलते थे। इन्हें वाला दुनिया को पूर्वी खेमा और इन्हें वाला को पश्चिम खेमा बोलते थे। पश्चिम की तरफ से कौन युद्ध कर रहा था? तो अमेरिका कर रहा था। ठीक है, अमेरिका कर रहा था। इधर से सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ में अकेले रूस की नाम मत लेना मेरे साथी। सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे शामिल। ठीक है, अब देखिए कौन कौन कर रहा था इसे। पूर्वी खेमा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। यूएसएसआर, सोवियत संघ को शॉर्टकट में इंग्लिश में जो है यूएसएसआर कहते हैं। ठीक है, और पश्चिमी खेमा का नेतृत्व यूएसए, यूएसए मतलब होता अमेरिका कर रहा था, है ना। तो पूछता है कि आपका पूर्वी खेमा का नेतृत्व क्यों कर रहा था? तो सोवियत संघ। पश्चिमी खेमा का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अमेरिका कर रहा था। ठीक है, समझने में कोई दर्द हो रहा है तो बताइएगा मेरे साथी, कहे कि दर्द होना नहीं चाहिए, है ना। दो ध्रुवीय विश्व का अंत। अब अंत कैसे हुआ? ये तो वर्चस्व में आया था, इसके बारे में तो ऐसे चैप्टर नंबर आप फर्स्ट में देख लिए होंगे कि शीत युद्ध के दौर में कि कैसे कैसे जो है से वर्चस्व में पूरा आया था। इसमें तो सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ना है ना। हाँ, तो चलिए अब सोवियत संघ। रूस में 1917 में एक क्रांति हुई थी। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। इस क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। जब 1917 में जो है से क्या हुआ था? तो रूसी क्रांति को जो है से क्या चीज कहते हैं? तो बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। क्या चीज? तो बोल्शेविक क्रांति। क्या चीज? तो बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, अब किसके खिलाफ में हुआ था? तो ये जो है से पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, यानी कि अमेरिका में जो है से पूंजीवादी को अपनाता था तो उसके खिलाफ में चला था। ठीक है, 1917 में। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे सोवियत संघ अस्तित्व में कब आया? 1917 के बाद आया। 1917 में क्या हुआ था? तो वहाँ पे बोल्शेविक क्रांति हुआ था। कहाँ पे? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अब पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हुआ था। ठीक है, इसी को रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है सोवियत संघ समतावादी समाज के तहत अब केंद्रीय योजना और राज्य के नियंत्रण पर आधारित साम्यवादी द्वारा निर्देश करता था। मतलब सोवियत जो संघ था वो साम्यवादी दल को समतावादी समाज के तहत केंद्रीय योजना एवं राज्य के नियंत्रण में आधारित था। यह साम्यवादी दल था। कहने का मतलब है कि ये प्रणाली, इसे सोवियत प्रणाली कहा गया। तो पूछेगा कि सोवियत प्रणाली में कौन व्यवस्था था? तो जैसे साम्यवादी दल था, साम्यवादी व्यवस्था था। इसमें क्या होता है कि जो भी योजना कृत होता है, जो भी योजना होता है उसका नियंत्रण किसके हाथ में रहता है? तो ये जो है से राजा के हाथ में नहीं होता। ये जो है से वहाँ के जो राज करते थे उसके अंत में, जो भी वहाँ की सरकार होती थी उसके हाथ में। लेकिन पूंजीवादी में ऐसा नहीं था। पूंजीवादी में जो है से स्वयं का मालिक स्वयं होता था। ठीक है, लेकिन समाजवादी में जो है से ये सब नहीं होता। उसका कुछ भी आप उत्पादन कीजिए, उसके लिए आप जो है से सरकार के अंडर में ही रहिएगा। ये व्यवस्था कहाँ पे थी? तो सोवियत संघ में था। सोवियत संघ कितने गणराज्य से मिलकर बना था? तो सोवियत जो संघ था वह 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था। अब उसके बारे में नाम जानिएगा, तो नाम जान लेते हैं। इसमें जानने में क्या दिक्कत है ना। तो पहला जो था से रूस था, दूसरा यूक्रेन था, जॉर्जिया था, बेलारूस था, उज्बेकिस्तान था। कहिएगा अरे मास्टर एकरा याद कर ला है ना? रे भाई बा, याद ना कर ला, बस इतना ही याद करके रख ला है ना कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य मिलकर के बना है ना। देखिए इसी से हमारे गाँव में एगो आदमी था। ठीक है, एक आदमी था, उसको से जब जनगणना के लिए आदमी गया ना वहाँ पे, तो यहाँ पे गया जनगणना के लिए, तो पूछा ना कि आपके कितने बाल बच्चा है? तो वही बोला कि देख लीजिए ना, गिन लेते हैं 14-15। अब वो लड़का के नाम जो बुलावे लगा लड़कन कि ये बाबू ये बाबू ये बाबू, 15 गो आया। 15 के नामों पूछल गया तो एको के नहीं 2-4 गो के बताया जो प्रचलित था, और बोला कि और है जी, तो देखे पर तो होता था कि और बताइए ऐसा स्थिति है। तो सबके नामा तो अपन बाल बच्चा के याद नहीं कर रहा था। आपको क्या चीज करना, बस अपना दिमाग में रख लेना। ठीक है, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा,
तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लिथुनिया और फिर एस्टोनिया। अब कहिएगा कि देखिए इसमें जो है जैसे आपको बाल बच्चा जो है गांव समाज में किसी को 15-20 होता है तो उसको 2-4 का नाम याद रहता है ना, तो इसीलिए इसी प्रकार से आपको इन तीनों का नाम याद रखना है, ठीक है। लताविया, लिथुनिया और एस्टोनिया, ये जो है बाल्टिक गणराज्य कहलाए। क्या चाहिए? तो बाल्टिक गणराज्य कहलाए, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, पूछेगा कि बाल्टिक गणराज्य इनमें से कौन कौन है या इनमें से कौन नहीं है। तो ये तीनों हुए जिसको में ताबिया लगा रहे, लिथुआनिया लगा रहे, एस्टोनिया लगा रहे, ये बाल्टिक गणराज्य के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे साथी। अब चलते हैं सोवियत संघ की विशेषताएं। इसका विशेषताएं क्या थी? सोवियत संघ पूंजी व्यवस्था को विरोध में और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित है। सोवियत संघ किस पर? तो पूंजीवादी व्यवस्था को विरोध करता था। एक कहता था ना कि पूंजीवादी व्यवस्था अच्छा व्यवस्था नहीं है अर्थव्यवस्था में। ये जो है समाजवाद का जो है क्या जी करता था? तो अनुसरण करता था। समाजवाद में क्या होता मेरे साथ ना कि इसको जैसे पूरा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो सरकार के हाथ में होता है। किसको है? तो सरकार के हाथ में, सरकार के। लेकिन इसमें सरकार हस्तक्षेप करती है? बिल्कुल नहीं, ये जो सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है। सोवियत संघ एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चुनौती देती थी। ये जैसे नियोजित अर्थव्यवस्था थी, अमेरिका की चुनौती दे देती थी, ठीक है। सोवियत संघ उन्नत संचार प्रणाली थी। सोवियत संघ में उन्नत संचार प्रणाली थी, ठीक है। किसी प्रकार से कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं था। सोवियत संघ में विशाल ऊर्जा का संसाधन भी थे। सोवियत संघ में उन्नत घरेलू उपभोक्ता थी, इसलिए वहाँ पे बेरोजगारी नहीं था। बेरोजगारी कोई प्रकार से नहीं था, ठीक है। उसके बाद है सोवियत संघ में आवागमन की अच्छी सुविधा थी, पूरी तरीके से सुविधा थी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, राज्य का अस्तित्व में था। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और राज्य के अस्तित्व में था, जिससे रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और मूलभूत सुविधा राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाता था, है ना। समाजवाद में यही तो होता है। समाजवाद में जहाँ भी व्यवस्था रहती है बाबू, उसमें जैसे सारे नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो राज्य के अस्तित्व में होता है, नियंत्रण में होता है। और वे पूरी तरीके से रोजगार देगा आपको, ठीक है, कि आप कमाइए, उसके बाद शादी ब्याह कीजिए तो उसको लिए बाल बच्चा होगा तो उसके लिए आपको स्वास्थ्य देगा। उसके बाद जैसे बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी कुछ सुविधा देती है ना, शिक्षण के लिए। अब सोवियत प्रणाली में कमियां क्या थी? जब इतना उन्नत संचार था, सारा कुछ राज्य के नियंत्रण में था, तो इसमें कमियां क्या थी? आखिर जब इतना सुविधा वहाँ पे उपलब्ध थी बच्चों, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा कौन कारण आ गई, ऐसा कौन विपदा आ गई जिससे जो है सोवियत प्रणाली टुकड़ों में बट गया और अमेरिका वर्चस्व में आ गया? तो इसकी व्यवस्था में बहुत सारे कमियां थी मेरे साथी। तो चलिए एक एक कमियां के बारे में हम लोग देख लेते हैं ना। तो बच्चों, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता गया। इसमें जो है नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी का ना होना, जहां आपको ना होना, असहमति अक्सर चुटकुले और कार्टून में व्यक्त करना, है ना। अब जाइए बताइए, जहाँ पे आपको व्यक्तिगत जो है क्या चीज़, तो व्यक्तिगत आज़ादी नहीं दिया जाएगा तो वहाँ पे आप रहना नहीं पसंद कीजिएगा, अंदर से टूट जाइएगा, है ना। एक तो नौकरशाही के हाथों में चला गया, वहाँ पे लोगों ने चुटकुला बनाना शुरू किया, कार्टून में व्यक्त करना शुरू किया, सरकार का निंदा करना शुरू किया, है ना। उसके बाद है कि कम्युनिस्ट पार्टी का सभी संस्था पर गहरा अंकुश होना जनता के प्रति कोई दबावदेही नहीं था। वो जनता मर रहा है, भूख रहा है, कुछ रहा वगैरह से मतलब है, कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं था। यही मेन कारण वहाँ पे बन गया, ठीक है। 15 गणराज्य की संस्कृति और अन्य मामलों की अनदेखी करना और रूस का हर मामले में प्रभुत्व होना। ये देखिए 15 गणराज्य मिलकर के जब बना था तो 15 संस्कृति का आपको ख्याल रखना चाहिए था उनको ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है इन मामलों में अनदेखा करना शुरू कर दिया और सिर्फ उसमें प्रभुत्व देता था, तो किसको? वो रूस को प्रभुत्व देना शुरू कर दिया। इसी के चलते जो है देखिए, लाख आपके संपत्ति है, लाख आपके पास धन दौलत है, कुछ भी हो, सारे प्रकार की सुविधा है, लेकिन आप घर में शांति अगर नहीं देखते होंगे ना, तो लगता होगा ना कि टूट जाएंगे। आजकल टूट जाएंगे, आजकल अपना सगा भाई में टूट जाता है धन संपत्ति के लिए। उसी प्रकार ये 15 गणराज्य जब मिलकर बने थे, तो इसको एक बात को ध्यान रखना चाहिए था ना मेरे साथी, कि ये जो है सभी को ध्यान रखे, लेकिन ऐसा नहीं किया, है ना। उसके बाद जो है हथियार की होड़ में अर्थव्यवस्था पर ध्यान न देना और अत्यधिक
खर्च हथियारों पर कर देना। रीजन था कि उन्हें शीत युद्ध का दौर चल रहा था। अब ये जो है से हथियार बनाने में धार धार काम हो रहा था, क्या चीज़ कि मार हथियार बना रहा था और जनता के अर्थव्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोई ध्यान नहीं दिया, हथियार पर खर्च करते चला गया। ये मेन कमजोरियाँ था इसका। 6 नंबर था कि सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों के मामले में पश्चिम देशों के तुलना में पीछे रह गया। अब प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचों में पीछे रह गया। पश्चिम के देशों मतलब समझ रहे हैं, अमेरिका के तरफ ये नहीं हुआ और अमेरिका अपना सब कुछ ध्यान दे रहा था, लेकिन ये सिर्फ कृषि पर ध्यान दे रहा था, तो हथियार बनाने पर ये ध्यान दे रहा था। और जब तक मेरे साथी टेक्नोलॉजी नहीं लाइएगा, आपका जो है विकास होना संभव नहीं है ना। आपको हाथ से मान के चलिए कि कोई क्या दे कि हमको जो है 100 दिन बहुत हो गया, 10 दिन मान लेते हैं, है ना। 10 दिन आपके हाथ से मोबाइल छीनना चाहते हैं। आप यकीन मानिएगा, जितना आपका घर में किसी के प्रकार से घटना होता है उसमें दुख नहीं होगा जितना इसमें हो जाता है। इतना प्रेशर आता है माइंड पर। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे टेक्नोलॉजी के अभाव में नहीं अब जी सकते, है ना। 7 नंबर है, सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाया। ठीक है, 1989 में सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, जिससे अर्थव्यवस्था का पूरा नुकसान होने लगा। अब इतना ही नहीं मेरे साथी, 1989 में जैसे ये किस पर अटैक कर दिया, तो ये जैसे अफगानिस्तान पर जैसे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बताइए, एक तो इसका आर्थिक स्थिति इतना कमजोर था ना मेरे साथी कि खुद तंग के मर रहा था, ऊपर से एक और हस्तक्षेप किया जिसमें जैसे भारी तंग हो रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है से उपभोक्ता वस्तु की कमी होना तथा खाद्यान्न का आयात साल दर साल क्या चीज तो बढ़ना। ये जो है उपभोक्ता वस्तु की कमी होना तथा खाद्यान्न की आयात साल दर साल बढ़ता चला गया, है ना। ये भी मेन कारण था। देखिए, उसके बाद जैसे इतना समझ लिए तो आपके लिए एक और चैंद लाइन कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। इसलिए आपको घबराना नहीं है और बेहतर से बेहतर तरीका से पढ़ना है। अपने आप को एकदम मतलब कि समाज में नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत करना और टॉपर लिस्ट में जरूर शामिल होना। तो इन सारे कमियां जो थी बाबू, इसको दूर करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जो थे से इनको चुना गया, तो जो है गोर्बाचेव की नीति। अब गोर्बाचेव को जो है कब 1985 के दशक में जो है इनको चुना गया। तो ये अब देखिए, ये सब सारे को सुधार करने के लिए जैसे अपना कदम उठाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।